लिसनर, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हमारे लैब में क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब ऑटोमेशन का क्या मीनिंग है वो पढ़ेंगे। ऑटो एनालाइजर पढ़ेंगे कि ऑटो एनालाइजर क्या होते हैं, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये डीएमएलटी वीएमएलटी के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन से। तो ऑटोमेशन क्या है? क्लिनिकल लैब में अगर ऑटोमेशन की डेफिनेशन देखें, मतलब जो हमारी लैब्स होती है, अगर उसमें ऑटोमेशन की डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब ये एक ऐसी क्रिया है, प्रोसेस है जिसमें हम एनालिटिकल करते हैं। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट से, एनालिटिकल क्या होता है? जांच, मतलब कोई चीज डिटेक्ट करना। तो जो जांच वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म करते हैं बहुत सारे टेस्ट, और उसमें कम लिस्ट, मतलब कम किसके साथ टेस्ट तो बहुत सारे परफॉर्म करेंगे, पर किसके साथ? लिस्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसमें कम लोग। एनालिस्ट जो है, एनालिस्ट क्या है? जो काम करता है, जो जॉब करता है। तो जो एनालिस्ट है वो उसमें कम इन्वॉल्व हो, और वो प्रोसेस को, और वो टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म भी हो जाए, उस प्रोसेस को ऑटोमेशन बोलते हैं। एक बार फिर से देखो कि ऑटोमेशन को अगर क्लिनिकल लैब में देखा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस को बोल रही, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनालिटिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? जो मशीनें होती है हमारे लैब में, वो उसकी मदद से हम बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म करें, और उसमें जरूरत, मतलब उसके साथ साथ लिस्ट इन्वॉल्वमेंट हो। इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो। तो जो एनालिस्ट है, मतलब जो जांच कर रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कम हो के जो जांच हो रही है उस प्रोसेस को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन का ही वर्ड से ही समझ में जा रहा है, ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, मतलब वो चीजें, एक तो हम चीजें करें मैनुअली, तो मैनुअली उस चीजें को करेंगे तो टाइम भी लगता है और वो करेक्ट भी नहीं आती। तो अगर उसको ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किया जाए तो उसे, उस प्रोसेस को ऑटोमेशन बोलते हैं। मतलब उसमें जो टाइम है वो भी कम लगे, और बहुत सारे टेस्ट को हम बहुत सारे जल्दी हम इन्वॉल्व कर सके उसको। ठीक है, अब आता है ऑटो एनालाइजर। एक डेफिनेशन थी ऑटोमेशन, व्हाट इज ऑटोमेशन आ जाए तो हमें ये करना है। अगर आ जाए व्हाट इज ऑटो एनालाइजर, ऑटो का मतलब है स्वयं, और एनालाइजर का मतलब है जो जांच करता है वो। तो मतलब जो एनालाइजर खुद ही जांच कर ले वो ऑटो एनालाइजर होगा। तो अभी ऑटोमेशन तो प्रोसेस को बोल रहा है, और ऑटो एनालाइजर वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं बहुत सारे जांच के लिए, बहुत सारी जांच के लिए, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल के जितने भी टेस्ट हैं, या फिर और भी जैसे हिमैट के हैं, तो उन सभी के लिए जो एनालिटिकल जांच के लिए हम बहुत सारे परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे टेस्ट को, और उसमें लिस्ट इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कम से कम इन्वॉल्व हो लोग। एनालिस्ट जो जांच कर रहा है वो, मतलब जो मशीन को चला रहा है वो, तो उसमें जांच करने वाले की कम संख्या हो, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर आ रहा है तो वो ऑटो एनालाइजर है, और प्रोसेस आ रहा है तो वो ऑटोमेशन है। सिर्फ यही डिफरेंस है, ऑटोमेशन एक प्रोसेस है, ऑटो एनालाइजर एक इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स है जो इस काम को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है बहुत सारे टेस्ट को, और जिसमें लिस्ट इन्वॉल्वमेंट हो एनालिस्ट की। ठीक है, उसके बाद आगे आता है, आगे क्वेश्चन बनता है डीएमएलटी के बच्चों के लिए भी कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन। जो हमारा ऑटोमेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर आ जाए कि ऑटो एनालाइजर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो हमें क्या करना है कि क्या महत्व है हमारे ऑटोमेशन का, या फिर ऑटो एनालाइजर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला, सेव द टाइम, जो टाइम है वो भी बचेगा हमारा, सेव द टाइम एंड सेव द लेबर। ठीक है,
हमारा टाइम भी बचेगा, मतलब कम टाइम में बहुत सारे पेशेंटों का रिपोर्ट आ जाएगी, और जो लेबर है, वर्कर्स है, उनकी भी कम जरूरत होगी। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई, टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो काम है उसको आसानी से करवाने के लिए ऑटोमेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज एक्यूरेंसी ऑफ रिजल्ट, जो हमारे टेस्ट की रिजल्ट की एक्यूरेंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी कितनी ठीक है एक्यूरेट रिजल्ट दे, तो ऑटोमेशन के द्वारा ही दे सकते हैं। अगर मैन्युअली उस चीज को करें तो उसमें एरर आने के चांस ज्यादा होते हैं, तो हम ये पॉइंट भी डाल सकते हैं इसके साथ, टू रिड्यूस द एरर। ठीक है, 5th पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स है, या और भी डाल सकते हैं 6th पॉइंट, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लैब। हमारी जो लैब है उसकी निपुणता को बढ़ाने के लिए भी ऑटोमेशन की इम्पोर्टेंस रोल होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द नीड ऑफ ऑटोमेशन, अगर आवश्यकता क्या है ऑटोमेशन की, तो ये सारे पॉइंट ही लिखने हैं कि भाई टाइम को बचाता है, वर्कर की कम जरूरत पड़ती है, वर्क को सिंप्लीफाई करता है, एक्यूरेंसी को बढ़ाता है, और जो एरर है उसको, मतलब एरर जो है, गलतियां जो है उसको कम करवाता है। देखो, अगर मैन्युअली किसी चीज को हम हाथ से करें, उसकी पिपिटिंग सैंपल उठाना है 5 माइक्रोलीटर, पर ये पिपिटिंग के दौरान गलती भी तो हो सकती है ना, तो पिपिटिंग के दौरान या फिर वैसा कोई एरर है उसको कम करने के लिए ऑटोमेशन की मदद लेते हैं, और लैब की निपुणता को बढ़ाने के लिए भी ऑटोमेशन की मदद लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंपोर्टेंस क्या है ऑटोमेशन का, ऑटो एनालाइजर का, और नीड क्या है, नीड या इंपोर्टेंस दोनों आ जाए, तो हमें ये, अब हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेप है जो इन्वॉल्व होती है ऑटोमेशन में। तो क्वेश्चन आता है डीएमएलटी के बच्चों के लिए कि राइट द स्टेप इन्वॉल्व्स इन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में कौन कौन सी स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है कि क्वेश्चन समझो पहले कि कौन कौन सी ऐसी स्टेप है जो इंक्लूड होती है जब हम ऑटोमेशंस करते हैं, तब मतलब जो ऑटोमेशंस करते हैं, सभी चीज ऑटोमेटिक करते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन सी ऐसी स्टेप है जो उसमें इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पेशेंट बाय लेबलिंग एंड बारकोडिंग, कि हम पेशेंट को पहचानेंगे किस तरह, मतलब उसमें ऑटोमेशन का क्या रोल रहेगा, लेबलिंग एंड बारकोडिंग। अब आजकल क्या आ रहा है कि हम पेशेंट की जो आईडी सब कुछ है वो हम कंप्यूटराइज करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, तो उनका बारकोड निकल जाता है। तो वो बारकोड जो है वो ऑटोमेशंस के द्वारा ही निकला, तो उस बारकोड की मदद से पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये भी ऑटोमेशन की स्टेप्स है। अगला है कलेक्ट सैंपल को कलेक्ट करने की स्टेप भी ऑटोमेशंस में आते हैं। अगला है एनालिसिस क्या होता है, जांचना। तो जांचने में हम ऑटो एनालाइजर का यूज करते हैं, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स का यूज करके जिसमें लोगों की आवश्यकता कम हो। ठीक है, अगला है रिपोर्टिंग। अगर जो रिपोर्ट्स है उनको डायरेक्ट कंप्यूटर में चढ़ाएंगे तो वो भी किसका काम कर रहा है, हमारा कंप्यूटराइजेशन। जो हमारी मशीन है वो क्या होती है, लिंक होती है किसके साथ, वो होती है हमारे जो कंप्यूटर है उसके साथ। मतलब उसमें क्या होता है, LIMS वाला सिस्टम होता है कि जो भी डाटा मशीन की है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाए और वही डाटा हम पेशेंट को प्रोवाइड करें। तो जो रिपोर्टिंग्स है वो भी उसमें ऑटोमेशंस का रोल होता है उसी में भी। ठीक है, अब है कि जब हम एनालिसिस करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए इसी में लिखना है कि और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब ऑटो एनालाइजर करते हैं, मतलब हम जब जांच करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा या इक्विपमेंट्स के द्वारा, तो उनमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होती है वो पढ़ेंगे। मतलब कोई मशीन है तो वो जांच करेगा, तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो चीजें हमें इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑटो एनालाइजर है, जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो वो है इक्विपमेंट्स, वो जो डिवाइस है वो क्या करेगा, पेशेंट की जो सैंपलिंग है वो लेगा। मतलब सैंपल लेंगे हम, स्टैंडर्ड, कंट्रोल और ब्लैंक ये हम रखेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद मैकेनिज्म, अगला काम क्या है, सैंपल हमने रख दिया, अगला काम क्या है, सैंपल के बाद क्या चाहिए होता है, रिएजेंट। तो प्रॉपर सीक्वेंस में हमें रिएजेंट की जो ऐड करना होता है, मतलब रिएजेंट होना चाहिए ऑटो एनालाइजर में। तो पहली स्टेप सैंपल को रखने का है, दूसरी स्टेप उसमें रिएजेंट को ऐड करने का है, और तीसरी स्टेप ऑटोमेशन या ऑटो एनालाइजर वो स्टेप क्या फॉलो करता है, करती तो सारी स्टेप मशीन ने ही है, हमें सैंपल को रखना होता है जो फुली ऑटोमेटिक होती है उसमें। तो हमें सैंपल को इन मतलब पेशेंट की जो उस डिवाइस है उसमें रखना पेशेंट के सैंपल को, और फिर उसके बाद अगला मैकेनिज्म है हमारी जो मशीन का जो ऑटो एनालाइजर है उस मशीन का अगला काम बता रही है ये। तो अगला काम क्या है कि जो रिएजेंट्स है उसको एप्रोप्रिएट मतलब जितना हमें चाहिए सैम्पलिंग के हिसाब से उतना हमें ऐड करना है, ठीक है। मशीन ने ऐड करती है, मशीन कर रही है ये काम। पहले स्टेप में वो सैंपल उठा रही है, दूसरे स्टेप में हम जो रिएजेंट है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में जब रिएजेंट और सैंपल मिलेगा तो रिएक्शन होगी, तो उसमें इंक्यूबेशन टाइम होता है। कोई भी रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जो रिएक्शंस होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो 37 या फिर 80 डिग्री सेल्सियस तक वो जो रिएजेंट है वो जो रिएक्शंस है वो होगी। तो सैंपल के साथ जब रिएजेंट मिलेगा तो रिएक्शंस होगी, और वो रिएक्शंस इंक्यूबेशन के टाइम पे होगी। तो इंक्यूबेशन मॉडल्स का काम करेगा, अगला काम ऑटो एनालाइजर इंक्यूबेशन मॉडल्स का काम करेगा, और जो टेम्परेचर जो जरूरत है कि इतने टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं तो वो टेम्परेचर फॉलो करेगा। उसके बाद हम जो डिवाइस है उसको ही मेजरिंग करेंगे। अब जो सैंपल में कितना क्या चीज है, अब जैसे ग्लूकोज है उसकी मात्रा भी तो पता होनी चाहिए ना हमें, जो ग्लूकोज है उसकी कितनी मेजरमेंट आई है। तो अगला काम है उस डिवाइस का मेजर करने का, ठीक है, कि कितनी जो रिएक्शंस आई है उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटेटिव वो कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले काम ऑटो एनालाइजर का है रिकॉर्डिंग करना, ये मैकेनिज्म है रिकॉर्ड करना उस डाटा को, जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, और उसको फिर परमानेंट रिकॉर्ड करना। ये काम है हमारा ऑटो एनालाइजर का, मतलब ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह हमारा ऑटो एनालाइजर काम करता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटो एनालाइजर, ठीक है, इसको मैं रब करके फिर बताती हूँ। अभी तक पढ़ा था कि ऑटोमेशन क्या है, नीड ऑफ ऑटोमेशन, और ऑटो एनालाइजर क्या है, और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ऑटोमेशन में या ऑटो एनालाइजर में। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटो एनालाइजर, ठीक है। तो जो मशीनें हैं मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है कंटिन्यू फ्लो, ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, और एक होता है थिन फिल्म या फिर ड्राई रिएजेंट, ठीक है। तो जो कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर है वो क्या करता है, उसमें ये जो फ्लो चार्ट है वो उसी के बनाया है मैंने, कि ये जो सैंपल है सबसे पहले जो मशीन है उसमें सैंपलिंग का ऐसा गोल रैक होता है, उसमें हम सैंपल को ऐसे रखते हैं, ठीक है। और एक ये प्रोपेटिंग पंप होती है जो सैंपल को एप्रोकेट मतलब जितना जिस टेस्ट के लिए चाहिए होता है उतना ये उठाती है, ठीक है, और ये यहाँ पे डाल देती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे डाल दिया इसने, फिर एक एयर बबल आता है वो इसको जैसे मान लो यहाँ पे डाल दिया उसने, ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दिया, पहला सैंपल उठाया यहाँ पे डाल दिया, फिर एक एयर बबल आता है वो उसको सेपरेट कर देता है, फिर यहाँ से उठाया सैंपल यहाँ डाल दिया। तो ये वाला सैंपल और ये सैंपल मिक्स ना हो इसलिए हर बार एयर बबल उसे सेपरेट कर रहा है, सैंपल आया फिर एयर बबल आया, ठीक है, तो ऐसे सेपरेट होगा। फिर इसमें एक डायलाइजर होता है, डायलाइजर का क्या काम है, इसमें डायलाइजर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो भी रिएजेंट जो भी सैंपल आया, जैसे कई जो टेस्ट है उसमें प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट का यूज करते हैं, मतलब ऐसे जो सैंपल है उसमें से प्रोटीन को निकालते हैं ताकि वो जो हम चीज चाहिए जैसे ग्लूकोज चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उसमें प्रोटीन इंटरफेयर ना करे, तो इसलिए प्रोटीन फ्री सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है जो प्रोटीन को फ्री फिल्ट्रेट मतलब प्रोटीन को रख देती है साइड में, प्रोटीन को यहाँ छोड़ देती है, और जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती है वो यहाँ छोड़ देती है, और जो चीजें हमें जरूरत है जिस टेस्ट की जांच कर रहे हैं वो यहाँ आ जाती है, ठीक है।
और यहाँ से रिएजेंट आता है, रिएजेंट भी पहले रिएजेंट आया पहले वाला, फिर बबल आया, फिर रिएजेंट आया, फिर बबल आया, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट बबल आते रहेंगे जो सेपरेट करते रहेंगे रिएजेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्सिंग कॉइल आती है। मिक्सिंग कॉइल में क्या होता है, जो सैंपल यहाँ से आया था वो और उसका रिएजेंट यहाँ से आया था वो, उन दोनों की मिक्सिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे इंक्यूबेशन होता है। मिक्स होने के बाद रिएक्शन कहाँ होती है, इंक्यूबेशन टाइम में। तो यहाँ पे हीटर लगा होता है जिसका इंक्यूबेशन जितना हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो दोनों रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस होने के लिए जितना टेम्परेचर जरूरत होती है वो हम करते हैं। फिर उसके बाद इंक्यूबेशन होने के बाद मतलब रिएक्शंस होने के बाद उस रिएक्शन को मेजर करने के लिए कर्लीमीटर का डिवाइस लगा होता है और फिर उसके बाद उस जो रिजल्ट आए उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये है कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर, मतलब सैंपल कंटिन्यू फ्लो करते रहेंगे और उनको सेपरेट एयर बबल के द्वारा करेंगे, रिएजेंट को भी सेपरेट करते रहेंगे, ठीक है। पहले सैंपल होता है मशीन में, सैंपल रखा जाता है, फिर उसके बाद प्रोपेटिंग पंप होता है जो सैंपल को उठाता है और सैंपल को उठाने के बाद डालता है। एक सैंपल यहाँ डाल दिया एक पेशेंट का, फिर उसके बाद एक एयर बबल ऐड होता है, फिर एक सैंपल यहाँ डाल दिया, फिर एयर बबल ऐड होता है, ऐसे सैंपल ऐड होते जाते हैं। और फिर यहाँ पे डायलाइजर होता है। डायलाइजर का काम होता है जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हमें रिमूव करनी है, जैसे प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट हमें सीरम चाहिए होता है तो वो चाहिएगा। तो यहाँ प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट या एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो यहाँ पे रिमूव हो गए और यहाँ पे अच्छी चीजें आ जाती है। फिर उसके बाद रिएजेंट यहाँ से आते हैं, ऐसे ही मतलब पहला रिएजेंट आया फिर एयर बबल आया, तो रिएजेंट भी सेपरेट होते रहते हैं कंटिन्यू। और फिर यहाँ पे रिएजेंट और सैंपल की मिक्सिंग होती है, यहाँ पे इंक्यूबेशन होता है, यहाँ पे कर्लीमीटर जो इंक्यूबेशन हुआ है रिएक्शन होगी तो कलर तो डेवलप होगा, उस कलर को मेजर करने के लिए कर्लीमीटर की मदद लेते हैं, फिर उस रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये है कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर, ठीक है। अब उसके बाद आता है डिस्क्रीट एनालाइजर। डिस्क्रीट एनालाइजर में क्या होता है, ये जो सिस्टम है इन दिस सिस्टम इज सेपरेटेड अलोंग विद रिएजेंट, रिएजेंट के साथ हमें सेपरेट करना होता है। इसमें बबल्स के द्वारा हम सेपरेट कर रहे थे, पर डिस्क्रीट में जैसे सैंपल आया उसका अलग रिएजेंट आया, तो ऐसे एक सैंपल आया फिर रिएजेंट आया। तो डिस्क्रीट में सैंपल और रिएजेंट के बीच में वो होता है, सेपरेट होता है। और ये जो डिस्क्रीट एनालाइजर है वो हम स्पेशल टेस्ट के लिए, जैसे मान लो बहुत सारे पेशेंट है उनका ग्लूकोज का टेस्ट करना है, तो एक ग्लूकोज के लिए स्पेशल टेस्ट के लिए कर सकते हैं या फिर रूटीन के जितने भी टेस्ट होते हैं उसके लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात जो डिस्क्रीट एनालाइजर है वो स्मॉल लैब जो छोटी लैब होती है उसके लिए अच्छा होता है। और जो कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर है जो बड़ी लैब्स होती है हमारी, जो लार्ज जहाँ पे ज्यादा सैंपल आते हैं उसके लिए कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर है जो वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर। जो सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर है, सेंट्रीफ्यूज का मतलब कोई चीज रोटेट हो रही है, ठीक है। तो हम उसमें सैंपल भी रोटेट होता है एक हाई स्पीड पे और रिएजेंट भी रोटेट होता है। तो इसमें क्या होती है, मशीन रन होती है और उससे जो फोर्स जनरेट होगा रोटेटिंग का, मतलब जब वो घूमेगी तो जो फोर्स जनरेट होगा उससे रिएजेंट और जो सैंपल है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे और फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस होगी। ये आता है सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर, मतलब जो रोटेट हो रहा है उसके कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है सैंपल और जो ये है रिएजेंट वो आगे सप्लाई हो जाएगा और फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस होगी। उसके बाद एक बच गया थिन फिल्म या फिर ड्राई रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक स्लाइड्स आती है, ठीक है, प्लास्टिक स्लाइड्स आती है, जैसे एक ये है प्लास्टिक ट्रे, ठीक है, उसमें अलग अलग जैसे ग्लूकोज की एक स्लाइड्स हो गई, फिर उसके बाद यूरिया की, यूरिक एसिड की, ठीक है, ये ऐसे स्लाइड्स होती है, ड्राई स्लाइड्स होती है, ड्राई फिल्म होती है, मतलब इसमें कोटेड होते हैं उनके रिएजेंट। जैसे ग्लूकोज का जो रिएजेंट है वो ग्लूकोज वाली जो स्लाइड्स है उसमें कोटेड रहेंगी, उसी तरह यूरिया वाले में, उसी तरह यूरिक एसिड वाले में, तो ये कोटेड रहते हैं इसमें, तो इसीलिए इसका नाम है थिन फिल्म ड्राई रिएजेंट। इसमें ड्राई रिएजेंट का यूज करके हम पता लगाते हैं उस चीज का कि भाई मतलब कितनी वैल्यू है उस चीज की। तो ये हमारा टॉपिक था कि ऑटो एनालाइजर के टाइप्स और ये मेन टॉपिक इसमें आता है मेनली कि ऑटोमेशन क्या है
ऑटोमेशन की इम्पोर्टेंस और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ऑटोमेशन में, ये सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। या फिर टाइप्स ऑफ ऑटो एनालाइजर की टाइप्स क्या है, तो 4 टाइप्स है, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को। थैंक यू।